मंडप में हवन के धुएं से सबकी आंखें जल रही थी, लेकिन राधिका का दिमाग इस 20 किलो के लहंगे और पंडित जी की धीमी स्पीड ने खराब कर रखा था। वह अपने भारी दुपट्टे को झटकते हुए अदबी की तरफ मुड़ी। पंडित जी, प्लीज़ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए ना अपने ये मंत्र, मतलब हद हो गई है। पिछले 3 घंटे से मैं इस आग के सामने बैठी रोस्ट हो रही हूँ। ये लहंगा देखने में जितना सुंदर है ना, पहनने में उतना ही जानलेवा है। मेरी तो स्पाइनल कॉर्ड ही जवाब दे गई है। और कितनी बार स्वाहा करना बाकी है, थोड़ा शॉर्टकट मार लो ना। भगवान जी भी समझेंगे कि आज के टाइम में किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो धुएं में अपनी आंखें फोड़ता रहे। अद्विक ने अपनी सर्द आंखों से राधिका को घूरा। उसकी क्रीम रंग की शेरवानी पर एक सिलवट तक नहीं थी, लेकिन माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। तुम 1 मिनट के लिए अपना ये नॉन स्टॉप रेडियो बंद रख सकती हो? अद्विक ने दबी हुई लेकिन बेहद कड़क आवाज़ में कहा। शादी हो रही है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं चल रहा यहाँ। चुपचाप बैठो और रस्में पूरी होने दो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इस धुएं में बैठने का, लेकिन तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी ये बच्चों वाली बकवास सुनता रहूं। राधिका ने तुरंत अपनी आंखें नचाते हुए जवाब दिया। ओह हेलो, मिस्टर बंसल को तो देखो, ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे किसी बोर्ड मीटिंग में बैठे हो। अरे बॉस, शादी मेरी भी हो रही है, सिर्फ आपकी नहीं। और ये जो आप इतना कड़क बन कर बैठे हैं ना, थोड़ा स्माइल कर लीजिए। कैमरामैन बेचारा कब से एंगल ढूंढ रहा है कि दूल्हे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तो आए। एकदम रोबोट की तरह बैठे हैं। कम से कम शादी वाले दिन तो इंसान लगिए। इससे पहले कि अदबी कुछ और कहता, पीछे बैठी शांति, राधिका की माँ ने राधिका की कमर पर एक जोरदार चुटकी काटी। तेरी जुबान पर ब्रेक नहीं लगता ना कभी? शांति ने दांत पीसते हुए बिल्कुल फुसफुसा कर कहा। करमजली शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन है वो, और तू यहाँ पंचायत लगा कर बैठी है। अरे थोड़ा तो लिहाज कर ले लड़की। अगर इन्होंने तेरे इस झल्लीपन को देखकर शादी से इनकार कर दिया ना, तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। चुपचाप मुंडी नीचे कर और ऐसी संस्कारी बहू वाली एक्टिंग कर जैसे तुझे बोलना ही नहीं आता। मेरी नाक मत कटवा देना वहाँ जाकर। राधिका ने अपनी माँ की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। अम्मा, तुम फालतू में इतना पैनिक क्यों हो रही हो? चील करो ना, खुद ही तो आए थे ये अपनी चमचमाती गाड़ी में रिश्ता लेकर। अब जब पसंद कर ही लिया है मेरी इस बकबक को, तो आगे भी झेलेंगे ही। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी बहुत स्मार्ट है, सब हैंडल कर लेगी। 7 फेरे जैसे तैसे ख़त्म हुए और विदाई का टाइम आ गया। मोहल्ले की औरतों के सामने शांति ने तुरंत रोने का फुल ड्रामा ऑन कर दिया। वह राधिका के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन कान के पास आते ही उसका टोन बिल्कुल बदल गया। हाय राम, मेरी बच्ची जा रही है। शांति ज़ोर से रोई और फिर फुसफुसाते हुए बोली। सुन कान खोलकर, ससुराल जा रही है, कोई हॉलीडे पर नहीं। वहाँ अपने गांव वाले एटीट्यूड को ताले में बंद रखना। सास नंद के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लोग हैं, उनका एक क्लास है, उनके हिसाब से रहना। और अगर कोई भी उल्टी सीधी शिकायत आई न तेरी, तो घर आकर टांगे तोड़ दूँगी। अब जल्दी से थोड़ा रोने की एक्टिंग कर ले, सब देख रहे हैं। राधिका ने अपनी माँ को खुद से थोड़ा अलग किया और हंसते हुए बोली। अम्मा यार, तुम भी ना। अब मैं फालतू में कैसे रो दूँ जब मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है। फाइनली मुझे इस बोरिंग गांव से छुटकारा मिल रहा है। शहर जाऊंगी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से फुल ऑन एंजॉय करूंगी। तुम एक ग्लिसरीन वाले आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारा इतना महंगा वाटरप्रूफ मेकअप खराब हो जाएगा। और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तुम्हारी बेटी जहाँ जाती है अपनी जगह खुद बना लेती है। बाय अम्मा। बिना एक भी आंसू बहाए राधिका तेजी से मुड़ी और जाकर सीधे अदवी की लग्जरी गाड़ी में बैठ गई।
गाड़ी के एसी की ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही उसने गहरी सुकून की सांस ली। अद्विक भी आकर उसके बगल में बैठ गया और गाड़ी शहर की तरफ निकल पड़ी। थैंक गॉड, फाइनली उस भट्ठी से बाहर आई मैं, राधिका ने सीट पर रिलैक्स होते हुए कहा। आप एसी का टेम्परेचर थोड़ा और कम करेंगे प्लीज़। और हाँ मिस्टर बंसल, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मुझे पता है आपको मेरा लाउड नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है, और सच बताऊँ तो मुझे भी आपका सड़ू सा बिहेवियर कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर रहा। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहें। आपको अपना बिजनेस प्यारा है, मुझे मेरी आज़ादी। नो इंटरफेरेंस, डील। अद्विक ने लैपटॉप बैग अपनी गोद में रखते हुए बहुत ही ठंडेपन से जवाब दिया। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी इस फालतू की बातों में या तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है? मेरे लिए शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। घर में मेरी माँ और बहन है, उनके साथ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी शांति भंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम अपने काम से काम रखना और मैं अपने। कीप योर डिस्टेंस। राधिका ने खुशी से चुटकी बजाते हुए कहा। परफेक्ट, एकदम डन। मुझे भी आपकी इस ब्लैक एंड वाइट लाइफ में रंग भरने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो अपनी आज़ादी के मज़े लूँगी। गाड़ी जैसे ही बंसल मेंशन के विशाल लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई, राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने किसी महल जैसा आलीशान घर था, जिसे देखकर लग रहा था मानो किसी बड़े राजा महाराजा का महल हो। चारों तरफ चमचमाती लाइटें और फूलों की शानदार सजावट थी। अरे बाप रे बाप, अद्विक ही आपका घर है या कोई भूल भुलैया वाला महल? मतलब सच में इतने बड़े घर में तो मैं खेलते खेलते ही खो जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए भी गाड़ी बुलवानी हो पड़ेगी। राधिका ने गाड़ी की खिड़की से बाहर मुंडी निकालते हुए बिल्कुल हैरानी से कहा। अद्विक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना माथा सहलाया। राधिका, गाड़ी से बाहर निकलो और प्लीज़ अंदर जाकर कोई तमाशा मत करना। मेरी माँ और बहन दरवाजे पर खड़ी हैं, शांति से रस्में पूरी होने देना। मुझे अभी बहुत सारा काम बाकी है और मैं फालतू के ड्रामे में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अद्विक ने एकदम रूखे और कड़क लहजे में कहा। राधिका ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है फालतू का नाटक करने का, लेकिन आप भी अपनी यह बॉस वाली टोन अपने ऑफिस तक ही रखिए। चलिए देखते हैं अंदर क्या सरप्राइज मिलता है। दोनों गाड़ी से उतरे और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर सुमित्रा एक बड़ी सी आरती की थाल लिए खड़ी थी और उनके बगल में काव्या मुस्कुराते हुए राधिका को देख रही थी। राधिका को लगा था कि कोई बहुत ही कड़क और घमंडी महिला उसे घूरते हुए ताने मारेगी, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर तो एक बहुत ही प्यारी और गर्मजोशी से भरी मुस्कान थी। अरे मेरी प्यारी राधिका आ गई, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी। आ जाओ बेटा, मैं तो कब से दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी कि कब मेरी रौनक इस घर में कदम रखेगी। सुमित्रा ने बहुत ही प्यार से आगे बढ़ते हुए कहा। राधिका यह देखकर एकदम हैरान रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और बिना किसी झिझक के अपनी उसी तेज रफ्तार वाली जुबान में बोलना शुरू कर दिया। प्रणाम सुमित्रा जी, मेरा मतलब है माँ जी। तो क्या है ना, मैंने तो टीवी और फिल्मों में देखा था कि बड़े घरों में स्वागत एकदम खतरनाक तरीके से होता है। मुझे तो लगा था आप मुझे ऊपर से नीचे तक घूरेंगी और कहेंगी कि यह गंवार लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। मैंने तो अपने दिमाग में पूरे जवाब भी तैयार कर लिए थे कि अगर आपने मुझे ताना मारा तो मैं क्या पलट कर बोलूँगी, लेकिन आप तो एकदम मस्त और प्यारी लग रही हैं। मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया आपने। यह सुनते ही काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। देखा मॉम, मैंने कहा था ना कि यह कोई बोरिंग सी लड़की नहीं होगी। हाय राधिका, मैं काव्या, और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारे घर में कोई टिपिकल टीवी सीरियल वाला ड्रामा नहीं होता।
तुम बस खुद को अपने ही घर में समझो। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी ये बेबाकी बहुत पसंद आई। काव्या ने राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राधिका की आंखों में भी चमक आ गई। हाय काव्या, अरे वाह, मतलब मेरी किस्मत सच में अच्छी है। मैं तो सोच कर आई थी कि अगर मुझे यहाँ किसी ने परेशान किया तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाली, पर यहाँ तो आप दोनों बिल्कुल मेरी तरह ही एकदम चिल लग रही हैं। सच में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के साथ। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए राधिका की आरती उतारी और कहा, अरे बिल्कुल मज़ा आएगा। हम दोनों भी इस इतने बड़े घर में अकेले बहुत बोर हो जाते हैं। यह अद्विक तो 24 घंटे अपने लैपटॉप और फाइलों में घुसा रहता है, जैसे इसकी शादी उसी से हुई हो। अब तुम आ गई हो तो घर में थोड़ी रौनक रहेगी। अच्छा चलो, अब बहुत बातें हो गई। जल्दी से कलश गिराओ और कुमकुम के थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। राधिका ने खुशी खुशी हामी भरी। उसने अपना भारी लहंगा थोड़ा सा ऊपर उठाया और चावल से भरे कलश को पैर मारा, लेकिन जोश जोश में राधिका ने लात थोड़ी ज़्यादा ही जोर से मार दी, जिसे कलश लुढ़कता हुआ सीधा अदवी के जूतों से जाकर टकराया और सारे चावल हवा में उड़ते हुए दूर तक बिखर गए। सब एक पल के लिए सन्न रह गए। अदवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने राधिका को ऐसे घूरा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। राधिका ने तुरंत अपनी जीभ दांतों तले दबाई और मासूमियत से बोली, अरे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से लात मार दी क्या मैंने? वो क्या है ना, गांव में हम लोग फुटबॉल बहुत खेलते थे, आदत सी हो गई है हर गोल चीज़ को ज़ोर से किक मारने की। सॉरी। हाँ मिस्टर बंसल, आपके महंगे जूतों पर चावल गिर गए। आप चाहें तो मैं साफ कर दूँ। काव्या अब अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाई और ठहाके लगा कर हंसने लगी। सुमित्रा ने भी अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। अद्विक ने अपने जूतों को झिड़का और बेहद चिढ़े हुए स्वर में बोला, हो गया तुम तीनों का मिलन समारोह। अगर तुम्हारी यह फालतू की बातें और खेल कूद खत्म हो गया हो तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है और मुझे शांति चाहिए। राधिका ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए ना, आपको किसने रोका है? वैसे भी आपकी सीरियस शक्ल को देखकर हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो रहा था। आप आराम से अपनी मीटिंग कीजिए, हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। सुमित्रा ने अदवी को अनदेखा करते हुए राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाते हुए बोली, जाने दो इसे राधिका, इसका तो रोज़ का यही रूखा नाटक है। तुम अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का बहुत सारा खाना बनवाया है। और हाँ, इस घर में कोई घूंघट ऊंघट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपने कपड़ों में रहो और चिल करो। राधिका ने चारों तरफ उस आलीशान घर को देखते हुए एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, सच में? वाह, मुझे तो लग रहा है कि मैंने अद्विक से नहीं बल्कि आप दोनों से शादी की है। अब तो इस घर में पक्का रोज़ दिवाली मनेगी। वो तीनों ही काफ़ी खुश थे। फिर काफ़ी टाइम बाद उन्होंने उसे एक कमरे में भेज दिया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही राधिका अंदर दाखिल हुई और चारों तरफ नज़र घुमाकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। कमरा कम और वह किसी 5 स्टार होटल का कॉरपोरेट स्वीट ज़्यादा लग रहा था। हर तरफ सिर्फ सफ़ेद, काला और स्लेटी रंग, ना कोई फूल ना कोई सजावट। अद्विक पहले से ही वहाँ मौजूद था और बेड के एक किनारे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका ने अपने भारी दुपट्टे को झटके से खींचा और बेड के दूसरे किनारे पर धड़ाम से बैठ गई। हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई इस 20 किलो के लहंगे में। और ये कैसा कमरा है आपका? देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अस्पताल के VIP वार्ड में आ गई हूँ। ना कोई रंग ना कोई ढंग, सिर्फ सफ़ेद और काला। अरे इंसान की शादी होती है तो कमरे में फूल वूल लगाता है, थोड़ी सजावट करता है। यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई मीटिंग रूम हो। सच सच बताइए, आप यहाँ सोते भी हैं या रात भर बैठकर बस फाइलें ही चाटते हैं? अद्विक ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना
अपनी उसी ठंडी और कड़क आवाज़ में कहा, यह मेरा कमरा है और मुझे यह बिल्कुल ऐसा ही पसंद है। यहाँ फालतू की चीज़ें, भड़कीले रंग और फालतू का शोर तीनों ही बर्दाश्त नहीं किए जाते। इसीलिए मेहरबानी करके वो जो भी तुम्हारे भारी भरकम जेवर हैं उन्हें चुपचाप उतारो और किसी भी कोने में सो जाओ। मेरी एक बहुत ज़रूरी इंटरनेशनल वीडियो कॉल होने वाली है और मुझे बैकग्राउंड में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। राधिका ने मुंह चिढ़ाते हुए अपने भारी कान के झुमके उतारे और उन्हें कांच की टेबल पर जोर से फेंका, जिसे एक तेज खनक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। अरे वाह! मतलब सुहाग रात वाले दिन भी आपकी इंटरनेशनल कॉल चल रही है। आप सच में इंसान हैं या कोई रोबोट जिसे बस काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके इस बोरिंग से कमरे में आपके साथ गप्पे मारने का। मेरी तो खुद इस लहंगे में जान निकली जा रही है। सुबह से पहन पहन कर मेरे कानों से खून आने लगा है। बस कैसे भी करके यह बालों के पीर निकल जाए तो मैं आराम से अपनी नींद पूरी करूं। अद्विक जेवरों के गिरने की आवाज़ से चिढ़ गया। उसने लैपटॉप स्क्रीन को थोड़ा नीचे किया और माथे पर सिलवटें डालते हुए बोला, क्या तुम इन चीज़ों को बिना शोर किए नहीं रख सकती? मेरे काम में खलल पड़ रहा है। और यह क्या तरीका है अपना सामान फेंकने का? तुम्हें चीज़ों को सलीके से रखना नहीं आता क्या? राधिका ने अपने गले का भारी हार निकालते हुए उसी तरह टेबल पर पटका और बेबाकी से जवाब दिया, हाँ तो क्या, अब मैं इन जेवरों की आरती उतारूं? और सुनिए मिस्टर बंसल, मेरी एक बात कान खोलकर अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। मैं इस घर में रहने आई हूँ, किसी जेल में सज़ा काटने नहीं। अगर आपको इतनी ही शमशान जैसी शांति चाहिए थी तो किसी पत्थर की मूर्ति से शादी कर लेते ना। मैं तो ऐसी ही हूँ। मेरी चूड़ियाँ भी खनकेगी, मेरी पायल भी बजेगी और मैं अपनी मर्जी से अपना सामान जहाँ चाहूँगी वहाँ रखूँगी। आपको अपना काम करना है तो करते रहिए, पर मुझे मेरे तरीके से रहने से आप नहीं रोक सकते। अद्विक ने एक झटके में अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। उसकी सर्द आंखों में अब हल्का सा गुस्सा साफ झलक रहा था। सुनो राधिका, हमारी शादी किन हालात में हुई है यह हम दोनों अच्छे से जानते हैं। मुझे एक पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं थी और तुम्हें शायद इस शहर की आलीशान ज़िंदगी चाहिए थी। मैंने तुम्हें यह छत दी है, बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। तुम दिन भर अपनी उस सास और ननद के साथ मिलकर पूरा घर सिर पर उठा लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कमरे के अंदर मेरे नियम चलेंगे। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी, समझे तुम? राधिका बिना किसी डर के तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमर पर हाथ रखकर अद्विक की आंखों में सीधे देखते हुए बोली, अच्छा जी, तो सुन लीजिए मिस्टर नियम कानून। छत आपने दी होगी, लेकिन मैं कोई आपकी नौकरानी या किराएदार नहीं हूँ जो आपकी शर्तों पर यहाँ रहूँगी। मुझे इस आलीशान घर और आपके पैसों का कोई लालच नहीं है, समझे आप? मैं तो बस अपने उस घुटन भरे माहौल से बाहर आना चाहती थी ताकि मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। रही बात इस कमरे की, तो अब से इस कमरे का आधा हिस्सा मेरा है। उस तरफ आपका वो लैपटॉप, आपकी वो बोरिंग फाइलें और आपकी वो बेरंग दुनिया रहेगी, और इस तरफ मैं, मेरा सामान और मेरा आराम। हम दोनों एक दूसरे के मामले में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाएंगे। अद्विक ने उसे हैरानी से देखा। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में और आंखें मिलाकर बात नहीं की थी। राधिका ने अपनी पायल की झंकार के साथ बेड के अपने हिस्से की तरफ बढ़ते हुए बात खत्म की। और हाँ, अगर आपको मेरी पायल या चूड़ियों की आवाज़ से इतनी ही ज़्यादा परेशानी है ना, तो कल ही जाकर बाजार से रुई का एक बड़ा सा पैकेट ले आइए और अपने कानों में ठूस लीजिए, क्योंकि मैं तो अपने शौक किसी के लिए नहीं छोड़ने वाली। गुड नाइट मिस्टर रोबोट। राधिका ने चैन की नींद सोने के लिए रजाई खींच ली और अद्विक अवाक सा बस उसे देखता रह गया, यह सोचकर कि उसने किस आफत को अपने इस शांत जीवन में बुलावा दे दिया है। सुबह की पहली किरण बंसन मेंशन के उस आलीशान लेकिन एकदम नीरस और बेरंग कमरे की बड़ी सी कांच की खिड़की से अंदर आई।
घड़ी में ठीक 5:30 हुए थे। अदवी की आंख हमेशा की तरह अपने तय समय पर खुली। उसकी जिंदगी एक परफेक्ट टाइम टेबल की तरह चलती थी, जहां 1 मिनट की भी देरी के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोली और पास रखे साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसका हाथ किसी ठंडी भारी चीज़ से टकराया। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें गुस्से से फैल गई। राधिका का भारी भरकम लाल लहंगा, उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दर्जनों हेयर पिन और मेकअप का सामान अदवी के महंगे इटालियन मार्बल वाले साइड टेबल पर एक पहाड़ की तरह बिखरा पड़ा था। और राधिका वह बेड के अपने हिस्से पर किसी स्टार फिश की तरह हाथ पर फैलाए गहरी नींद में सो रही थी। रजाई का 80% हिस्सा उसने अपने ऊपर लपेट रखा था और अदवी के हिस्से में सिर्फ रजाई का एक कोना बचा था। राधिका के मुंह से हल्की हल्की खर्राटे की आवाज़ भी आ रही थी। अदवी ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रजाई खींचने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने नींद में ही रजाई को और कसकर पकड़ लिया और बड़बड़ाई, अम्मा सोने देना, भैंस को चारा बाद में डाल दूंगी। अदवी का माथा ठनक गया। भैंस? मैं इसे भैंस लग रहा हूँ? उसने बड़बड़ाते हुए रजाई छोड़ दी और उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। ठीक 6 बजे अदवी का तेज अलार्म बजना शुरू हुआ। अलार्म की आवाज़ किसी पुलिस सायरन से कम नहीं थी। राधिका झटके से उठी। उसकी आंखें लाल थी और बाल किसी घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। क्या है ये? आग लग गई क्या कहीं? राधिका ने घबरा कर चारों तरफ देखा। अद्वीक जो नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसने बहुत ही शांति से अलार्म बंद किया। आग नहीं लगी है। सुबह के 6 बज गए हैं। यह मेरे उठने और वर्कआउट करने का समय है। इस घर में सब सुबह जल्दी उठते हैं। राधिका ने अपना सिर पकड़ लिया। 6 बजे? 6 बजे तो हमारे गांव के मुर्गे भी अलार्म स्नूज करके वापस हो जाते हैं। और ये कैसा अलार्म है आपका? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कान के पास बैठकर हथौड़े मार रहा हो। देखिए मिस्टर बंसल, मैंने रात को ही कहा था कि हमारे रास्ते अलग हैं। आप सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाइए या पहाड़ पर चढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नींद खराब मत कीजिए। मेरी सुबह 9 बजे से पहले नहीं होती। यह मेरा कमरा है और मेरे नियम। हाँ हाँ पता है, आपका कमरा, आपके नियम। राधिका ने चिढ़ते हुए उसकी बात काटी और वापस तकिए में मुंह छुपा कर लेट गई। अद्वीक ने उसे घूरा और अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ा। उसे आज एक बहुत अहम मीटिंग के लिए अपना डार्क ग्रे सूट पहनना था। जैसे उसने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला, वह झटके से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी अलमारी का आधा हिस्सा, जहां उसके काले, नीले और स्लेटी रंग के महंगे फॉर्मल सूट बहुत ही सलीके से टंगे होते थे, वहां अब राधिका के चटक गुलाबी, तोता हरा, नियन पीला और चटक लाल रंग के सूट और साड़ियाँ लटक रही थी। अद्वीक के डार्क ब्लैक सूट के ठीक बगल में एक चमकीला नियन हरे रंग का सलवार सूट ऐसे टंगा था जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में डिस्को लाइट जला दी हो। राधिका, अद्वीक की आवाज़ में अब वह कड़कपन आ गया था जो वह अपने ऑफिस में अपने कर्मचारियों पर इस्तेमाल करता था। यह क्या है? राधिका ने एक आँख खोलकर अलमारी की तरफ देखा और उबासी लेते हुए बोली, कपड़े हैं मिस्टर बंसल, इंसान ही पहनते हैं इन्हें। रात को जब आप अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे तो मैंने अपना सूटकेस खाली कर लिया था। अब चूंकि यह कमरा आधा मेरा है तो अलमारी भी आधी मेरी ही हुई ना। लेकिन तुमने मेरे कपड़ों के बीच में अपनी ये सतरंगी दुकान क्यों खोल दी है? मेरे सूट खराब हो रहे हैं तुम्हारे इन सस्ते चमकीले कपड़ों की वजह से। अद्वीक ने एक हरे रंग के सूट को उंगलियों से ऐसे पकड़ा जैसे कोई बम हो। सस्ते नहीं हैं। मेरी अम्मा ने शहर के सबसे बड़े बाजार से मोल भाव करके खरीदे हैं। राधिका ने रजाई फेंकते हुए उठकर कहा, और आपके कपड़े इतने बोरिंग और मरे मरे रंगों वाले हैं कि उन्हें देखकर ही डिप्रेशन हो जाए। मैंने तो सोचा कि मेरे कपड़ों के साथ टंग कर
आपके कपड़ों में भी थोड़ी जान आ जाएगी। वैसे भी मैंने सिर्फ आधी अलमारी ली है। आप अपने काले सफ़ेद कपड़े अपने हिस्से में रखिए, मैं अपने सतरंगी कपड़े अपने हिस्से में। बात खत्म। इससे पहले कि अदबी कुछ और कहता, राधिका ने अपना तौलिया उठाया और बाथरूम की तरफ भाग गई। अब आप अपना वर्कआउट कीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। 15 मिनट बाद जब राधिका नहाकर बाहर आई तो उसने अपना गीला तौलिया सीधा अदबी के साफ सुथरे बेड पर फेंक दिया। अदबीक जो अपना लैपटॉप बैग तैयार कर रहा था, उसने गीले तौलियों को अपने बेडशीट पर पानी छोड़ते देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह तौलिया बेड पर क्यों है? तुम्हें बेसिक्स नहीं पता कि गीला तौलिया बेड पर नहीं फेंकते? अद्विक लगभग चिल्ला पड़ा। राधिका आराम से शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। उसने एकदम शांति से जवाब दिया, अरे तो क्या हो गया? पंखा चल रहा है, 10 मिनट में सूख जाएगा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने बेड पर तौलिया नहीं, कोई मगरमच्छ छोड़ दिया हो। राधिका, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे इस कमरे में गंदगी और बेतरतीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं भी पहली और आखिरी बार बता रही हूँ मिस्टर बंसल कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो हर काम नाप तोल कर करूँ। मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ भी करता है और मज़े से भी रहता है। आप अपनी ये परफेक्शन की बीमारी अपने पास रखिए। राधिका ने अपनी बिंदी लगाई और एक झटके में कमरे से बाहर निकल गई। अद्वीक बस अपने गीले बेडशीट को देखकर गहरी सांसें लेता रह गया। नीचे डाइनिंग हॉल में सुमित्रा और काव्या नाश्ते की टेबल पर बैठी बातें कर रही थी। दोनों को उम्मीद थी कि राधिका शायद कोई भारी भरकम साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर नीचे आएगी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए राधिका को देखकर दोनों के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। राधिका ने एक बहुत ही सुंदर लेकिन हल्का आसमानी रंग का कॉटन का प्लाजो सूट पहना हुआ था। उसके बाल एक ढीली चोटी में बंधे थे और चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था। वह एकदम ताज़ी और खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग काव्या, राधिका ने एकदम चहकते हुए कहा और जाकर काव्या के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अरे वाह, गुड मॉर्निंग राधिका, आज तो तुम एकदम फ्रेश लग रही हो। कैसी रही तुम्हारी पहली रात? अद्विक ने कोई बोरिंग सा लेक्चर तो नहीं दिया ना? काव्या ने आंखें मारते हुए पूछा। सुमित्रा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, वह तो बस अपने काम में लगा रहता है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। राधिका ने टेबल पर रखे सेब को उठाते हुए एक बड़ा बाइट लिया और मुंह चलाते हुए बोली, अरे नहीं माँ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बल्कि मैंने तो उन्हें अच्छे से समझा दिया है कि इस घर में और उस कमरे में हम दोनों 50-50 पार्टनर हैं। वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी। वैसे सुबह सुबह हमारी थोड़ी सी महाभारत हो गई थी। उन्हें मेरे सतरंगी कपड़े पसंद नहीं आए और मुझे उनका वो पुलिस वाला अलार्म। सुमित्रा और काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सुमित्रा को राधिका की यही बेबाकी सबसे ज़्यादा पसंद थी। इस घर में अद्विक के कड़क अनुशासन के कारण हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जिसे राधिका ने आते ही तोड़ दिया था। अच्छा राधिका, सुमित्रा ने प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। वैसे तो हमारे घर में ढेर सारे महाराज हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शगुन के लिए अगर तुम चाहो तो कुछ मीठा बना सकती हो, खीर, हलवा या जो भी तुम्हें पसंद हो। राधिका का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और मासूमियत से बोली, मीठा? माँ जी, सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। गांव में मेरी अम्मा ने कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया। मुझे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बनानी आती है, या तो
ढाबे स्टाइल वाली एकदम तीखी मैगी या फिर कांदे वाला पोहा जिसमें इतनी मिर्चा होती है कि इंसान के कानों से धुआं निकल जाए। अब आप ही बताइए मैं क्या बनाऊं? काव्या ने ताली बजाते हुए कहा। परफेक्ट राधिका, तुम मैगी बनाओ। वैसे भी हम लोग ये बोरिंग ओट्स और उबली हुई सब्जियां खा खा कर पक चुके हैं। आज पहली रसोई में तड़के वाली मैगी बनेगी। सुमित्रा ने भी हंसते हुए हामी भर दी। राधिका तुरंत उठी और सीधे मॉड्यूलर किचन में घुस गई। उसने सारे महाराज को किनारे किया और खुद पैन चढ़ाकर उसमें ढेर सारा मक्खन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और मैगी मसाला डालकर ऐसा तड़का लगाया कि पूरे डाइनिंग हॉल में उसकी तीखी और चटपटी महक फैल गई। ठीक उसी समय अद्विक सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह अपने परफेक्ट डार्क ग्रे सूट में एकदम हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही चिर परिचित शक्ति थी। उसने हवा में एक गहरी सांस ली और उसकी नाक सिकुड़ गई। यह पूरे घर में कैसा धुआं और मिर्चा की महक आ रही है। माँ, मैंने कहा था ना कि मुझे सुबह के नाश्ते में सिर्फ उबले हुए अंडे और ओट्स चाहिए होते हैं। यह सब ऑयली खाना कौन बना रहा है? अद्विक ने डाइनिंग टेबल के पास आते हुए अपनी घड़ी में समय देखा। तभी राधिका किचन से 3 बड़े बड़े बाउल लेकर निकली, जिनमें से गर्मा गर्म तीखी मैगी की भाप निकल रही थी। उसने एक बाउल अद्विक के सामने रखा। लीजिए मिस्टर बंसल, मेरी पहली रसोई का शगुन, स्पेशल राधिका स्टाइल तड़का मैगी। खाइए और बताइए कैसी बनी है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्विक ने उस लाल और पीले रंग की मैगी को वैसे देखा जैसे कोई जहर हो। मैं यह सब जंक फूड नहीं खाता। मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और इतना सारा तेल बिल्कुल मना है। सुमित्रा ने तुरंत अद्विक को घूरते हुए कहा। अद्विक, यह उसकी पहली रसोई की रस्म है, शगुन का खाना है। तुम्हें कम से कम 1 चम्मच तो खाना ही पड़ेगा। चुपचाप बैठो और खाओ। अद्विक अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता था। उसने बेमन से कुर्सी खींची, चम्मच से थोड़ा सी मैगी उठाई और मुंह में रख ली। जैसे ही मैगी उसके गले से नीचे उतरी, अद्विक की आंखें बड़ी हो गई। उस मैगी में हरी मिर्च और मसालों का ऐसा भयंकर तूफान था कि अद्विक को लगा जैसे किसी ने उसके गले में आग लगा दी हो। उसका गोरा चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने जल्दी से पानी का पूरा गिलास एक सांस में पी लिया। राधिका ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी। क्या हुआ मिस्टर बंसल, ज़्यादा तीखी लग रही है क्या? अरे हमारे गांव में तो लोग सुबह सुबह इससे भी तीखा नाश्ता करते हैं। काव्या और सुमित्रा मज़े से अपनी मैगी खा रही थी क्योंकि उन्हें तीखा पसंद था। अद्विक ने खांसते हुए अपना नैपकिन मुंह पर रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बहुत बहुत अच्छी बनी है। मेरा शगुन पूरा हो गया। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अद्विक बिना किसी की तरफ देखे तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राधिका ने पीछे से आवाज़ लगाई। शाम को जल्दी आइएगा मिस्टर बंसल, डिनर में स्पेशल तीखी पाव भाजी बनाऊंगी। अद्विक ने दरवाजे पर रुककर एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही तीनों औरतें ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। अद्विक के जाने के बाद राधिका ने भी तय कर लिया कि वह इस घर में सिर्फ एक शोपीस बनकर नहीं रहेगी। काव्या, तुम क्या करती हो? राधिका ने नाश्ता ख़त्म करते हुए पूछा। मैं एक फ़ैशन बुटीक चलाती हूँ, मेरा खुद का ब्रांड है। काव्या ने गर्व से बताया। सुपर, तो फिर मैं भी खाली नहीं बैठूंगी। मुझे कहानियाँ लिखने और वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। गांव में मुझे नेटवर्क नहीं मिलता था और अम्मा करने नहीं देती थी, लेकिन अब मैं यहाँ अपना खुद का सेटअप लगाऊंगी। मैं घर के उस बड़े वाले खाली कमरे को अपना स्टूडियो बनाऊंगी। क्या ख्याल है? राधिका की आंखों में एक नई चमक थी। सुमित्रा ने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल बेटा, यह घर तुम्हारा है, तुम जो चाहो वो करो। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। राधिका अपनी नई जिंदगी को अपने तरीके से ढालने में लग गई। उसने अद्विक की उस बेरुखी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
बल्कि उसने अपनी एक अलग दुनिया बनानी शुरू कर दी जहां वह आज़ाद थी। दूसरी तरफ अद्विक बंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शानदार गगनचुंबी इमारत में अपनी मीटिंग्स में व्यस्त था। वह पूरी तरह से एक प्रोफेशनल मशीन में बदल चुका था। उसके लिए घर की वह नोक झोंक अब पीछे छूट चुकी थी। उसका पूरा फोकस अपनी कंपनी के शेयर्स और अगले महीने होने वाले एक बड़े कॉरपोरेट मर्जर पर था। लेकिन अद्वी को यह नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब बिजनेस के मैदान से हटकर उसकी निजी जिंदगी पर वार करने की तैयारी कर रहा था। शहर के दूसरे कोने में सिंघानिया इंटरप्राइजेज के भव्य ऑफिस में एक शख्स अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा शहर का नज़ारा देख रहा था। यह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ देखने में अद्विक जितना ही शार्प, पढ़ा लिखा और स्टाइलिश था। वह हमेशा इटालियन कट के महंगे सूट पहनता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी कैलकुलेटिव मुस्कान तैरती रहती थी। अद्विक जहां अपनी मेहनत और नियमों पर विश्वास रखता था, वहीं सिद्धार्थ का मानना था कि व्यापार में कोई नियम नहीं होते, सिर्फ जीतने के तरीके होते हैं। सिद्धार्थ कभी गुंडे नहीं भेजता था, वह कभी किसी पर शारीरिक हमला नहीं करता था। उसका काम करने का तरीका एकदम सफ़ेद पोश था। वह लोगों के दिमाग से खेलता था, मीडिया का इस्तेमाल करता था और अपने दुश्मनों की सामाजिक प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देता था। उसके केबिन का कांच का दरवाज़ा खुला और उसका पीआर मैनेजर रोहन अंदर आया। सर, अद्विक बंसल की शादी हो गई है। कल रात रिसेप्शन था, लेकिन उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा। बहुत ही प्राइवेट फंक्शन था। रोहन ने अपनी फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर घुमाई और सिगार जलाते हुए गहरी सांस ली। अद्विक बंसल और शादी? वह मशीन किसी से प्यार भी कर सकता है? लड़की कौन है? किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी होगी पक्का, ताकि मर्जर में फ़ायदा हो सके। यही तो सबसे दिलचस्प बात है सर। रोहन ने एक टैबलेट सिद्धार्थ की तरफ खिसकाते हुए कहा। लड़की किसी अमीर खानदान की नहीं है, भीड़ के पास किसी छोटे से गांव की है। नाम राधिका है। हमने अपने सूत्रों से कुछ वीडियो निकाले हैं। सिद्धार्थ ने टैबलेट उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें राधिका बंसल मेंशन के दरवाजे पर कलश को इतनी जोर से लात मार रही थी कि सारे चावल अद्विक के ऊपर गिर गए थे और राधिका उस पर जोर जोर से हंस रही थी। एक दूसरे वीडियो में, जो शायद किसी रिश्तेदार ने दूर से बनाया था, राधिका अपनी भारी आवाज़ में पंडित जी के मंत्र जल्दी पढ़ने के लिए डांट रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। फैसिनेटिंग, सिद्धार्थ ने टैबलेट टेबल पर रखते हुए कहा। अद्विक बंसल, जिसे अपनी इमेज, अपनी क्लास और अपनी शांत जिंदगी पर इतना घमंड है, उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसे हाई सोसाइटी के तौर तरीके तो छोड़ो, ढंग से बात करना भी नहीं आता। यह लड़की एक चलता फिरता पीआर डिजास्टर है। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सर, अगर यह लड़की मीडिया या हमारे इन्वेस्टर के सामने आ गई तो बंसल ग्रुप की इमेज को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी से उठा और बड़ी सी कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह बाहर शहर की ऊंची इमारतों को देखते हुए अपने दिमाग में चालें बुनने लगा। अद्विक हमेशा अपने बिजनेस को अपनी निजी ज़िंदगी से अलग रखता है, लेकिन अब हम उसकी निजी ज़िंदगी को उसके बिजनेस के बीच में लाएंगे। अगले हफ्ते हमारी कंपनी का जो एनुअल कॉरपोरेट गाला होने वाला है, उसमें शहर के सारे बड़े इन्वेस्टर्स, विदेशी क्लाइंट्स और मीडिया के लोग होंगे। क्या हमें अद्विक बंसल को इनवाइट करना है? रोहन ने पूछा। सिद्धार्थ मुड़ा और उसकी आंखों में एक सातिर चमक थी। सिर्फ अद्विक को नहीं, इस बार इनविटेशन कार्ड पर खास तौर पर मिस्टर एंड मिसेज बंसल लिखा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अद्विक अपनी इस नई गंवार और चुलबुली दुल्हन को उस हाई क्लास पार्टी में लेकर आए, और जब वह लड़की उन एलीट लोगों के बीच अपने गांव वाले अंदाज में कोई बेवकूफ़ी करेगी तो हम वहां मौजूद मीडिया को इशारा कर देंगे। कल की हेडलाइन होगी कि बंसल ग्रुप का नया वारिस एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी को बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखा सकता। जब कंपनी के
सीईओ की इमेज बिगड़ेगी तो उनके शेयर अपने आप गिरेंगे और वह मर्जर हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही शानदार प्लान है सर। मैं आज इनविटेशन भेज देता हूँ, रोहन ने खुश होते हुए कहा। और हाँ रोहन, सिद्धार्थ ने अपनी सिगार को एश ट्रे में बुझाते हुए कहा, पार्टी में कुछ ऐसे लोग को भी रखना जो उस लड़की को उकसाए। मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तमाशा चाहिए, एक ऐसा तमाशा जो अद्विक बंसल की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। सिद्धार्थ की हंसी उस शांत और ठंडे केबिन में गूंज उठी। उसे लग रहा था कि राधिका उसके लिए एक बहुत आसान मोहरा है जिसे वह अद्विक को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि राधिका कोई बेवकूफ़ मोहरा नहीं थी। वह गांव की एक झल्ली लड़की जरूर थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा तेज दिमाग और हाजिर जवाबी थी जिसका सामना सिद्धार्थ जैसे सफ़ेद पोस्ट लोगों ने आज तक नहीं किया था। बंसल मेंशन में तो राधिका ने अभी सिर्फ अपनी शुरुआत की थी। असली खेल तो उस कॉर्पोरेट पार्टी में होने वाला था जहां वह अपने ठेठ अंदाज से दुश्मनों के सारे जालों को तार तार करने वाली थी। बंसल मेंशन के उस विशाल बेडरूम का नज़ारा अब पूरी तरह से बदल चुका था। कमरे के बीचों बीच मानो एक अदृश्य सीमा रेखा खींच गई थी। एक तरफ अद्विक की दुनिया थी, एकदम साफ सुथरी सलीके से रखी हुई चीज़ें, ग्रे और काले रंग का बिस्तर और फाइलों का ढेर। दूसरी तरफ राधिका की दुनिया थी, रंग बिरंगे कुशन, बिखरी हुई किताबें, एक कैमरा स्टैंड और हर वक्त बजता हुआ उसका मोबाइल फ़ोन। अद्विक अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। उसकी भौहें किसी गहरी सोच में सिकुड़ी हुई थी। उसे अगले हफ्ते होने वाले एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। कमरे में एकदम शांति थी। तभी अचानक एक तेज और नाटकीय आवाज़ गूंज उठी और फिर उसने अपनी खंजर जैसी आंखों से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अद्विक की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। राधिका अपने फ़ोन के सामने खड़ी होकर हाथ में एक नकली प्लास्टिक का चाकू लिए अपनी किसी कहानी का ऑडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वह अपनी कहानी के पात्रों में इतनी डूब गई थी कि उसे आसपास का कोई होश नहीं था। राधिका, अद्विक ने अपनी जगह से बिना हिले एकदम ठंडी और कड़क आवाज़ में कहा, क्या तुम अपनी इस ड्रामेबाजी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर सकती हो? मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। तुम्हारे इस खंजर और खून खराबे की वजह से मेरे दिमाग की नसें फटने लगी है। राधिका ने तुरंत अपना वीडियो पॉज किया और कमर पर हाथ रखकर अद्विक की तरफ पलटी। उसने एक चमकीला पीले रंग का क्रॉप टॉप और ढीला सा पजामा पहना हुआ था जिसमें वह एकदम चुलबुली और बेपरवाह लग रही थी। ड्रामेबाजी? हेलो मिस्टर बंसल, यह मेरी कला है। मैं कोई फालतू का काम नहीं कर रही हूँ। मेरे ऑनलाइन चैनल पर हज़ारों लोग मेरी कहानियों का इंतज़ार करते हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ आपके लैपटॉप के अंदर जो शेयर बाज़ार ऊपर नीचे होता है वही काम है? मेरी कहानियों से भी मुझे पैसे मिलते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने हिस्से में अपना काम करें और मुझे मेरे हिस्से में मेरा काम करने दें। अद्विक ने अपना चश्मा उतारा और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इन फालतू की भूत प्रेत और खंजर वाली कहानियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह मेरा बेडरूम है, कोई स्टूडियो नहीं। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है तो छत पर जाकर चिल्लाओ। मुझे शांति चाहिए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, आप बार बार ये मेरा बेडरूम बोलना बंद कीजिए। मैंने पहले ही कहा था, अब यह आधा मेरा है। अगर आपको मेरी आवाज़ से इतनी परेशानी है तो जाकर रुई खरीद लाइए और अपने कानों में ठूस लीजिए। मैं तो ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगी। राधिका ने मुंह चिढ़ाया और वापस अपने फ़ोन की तरफ मुड़ गई। अद्विक ने गुस्से में आकर अपना लैपटॉप जोर से बंद किया। वह अपनी जगह से उठा कि जाकर पानी पी सके। उसी वक्त राधिका अपना कैमरा स्टैंड पीछे खिसकाते हुए उल्टे कदमों से पीछे आ रही थी। उसका पूरा ध्यान फ़ोन के स्क्रीन पर था। अद्विक तेज कदमों से आगे बढ़ा और राधिका पीछे आई। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ समझ पाता, राधिका सीधे अद्विक के चौड़े सीने से जा टकराई। टक्कर इतनी जोर की थी कि राधिका का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे की तरफ गिरने लगी। अरे! राधिका के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। अद्विक ने बिजली की तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे गिरने से बचाने के लिए झटके से पकड़ लिया।
उसका बड़ा और सख्त हाथ सीधे राधिका की नंगी और पतली कमर पर जाकर टिका। जैसे ही अद्वैत की गर्म उंगलियों ने राधिका की ठंडी त्वचा को छुआ, दोनों के शरीर में मानो 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। राधिका की सांसें एकदम से अटक गई। उसने झटके से अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और सीधे अद्वैत की गहरी सर्द आंखों में देखा। वह पल मानो वहीं ठहर गया। कमरे की सारी आवाज़ें, वह लड़ाई, वह गुस्सा, सब कुछ धुंधला हो गया। अद्वैत ने महसूस किया कि राधिका की कमर कितनी नाजुक है और राधिका को पहली बार एहसास हुआ कि अद्वैत का स्पर्श कितना मजबूत और सुरक्षित है। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनके चेहरों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि राधिका अद्वैत की तेज होती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। अद्वैत की आंखों में हमेशा रहने वाली वह शक्ति अचानक कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी उलझन ने ले ली थी। कुछ सेकंड इसी तरह बीत गए। फिर अद्वैत को जैसे अचानक होश आया। उसने हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे खींचा और अपना गला साफ करते हुए पीछे हट गया। तुम्हें देख कर चलना चाहिए, अद्वैत ने नज़रें चुराते हुए थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। राधिका के गाल हल्के लाल हो गए थे। उसने भी अपने बाल ठीक किए और दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा, तो आप कौन सा ब्रेक लगा कर चल रहे थे? आप भी तो सीधे चले आ रहे थे कि किसी बुलडोजर की तरह। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें एक दूसरे की दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। अद्वैत बिना कुछ कहे पानी की बोतल लेकर सीधे कमरे से बाहर निकल गया और राधिका अपनी जगह पर खड़ी अपनी कमर पर अद्वैत के उस गर्म स्पर्श को महसूस करती रही। रात का समय हो चुका था। राधिका को किसी को वीडियो कॉल करनी थी और वह जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुसी। उसने अपना तौलिया और कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे क्योंकि उसे लगा था कि वह जल्दी से नहाकर बाहर आ जाएगी। बाथरूम के अंदर पानी गिर रहा था और राधिका हमेशा की तरह कोई पुराना बॉलीवुड गाना गुनगुना रही थी। तभी साबुन के झाग की वजह से फर्श पर उसका पैर फिसला। आह, बचाओ! राधिका के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ी। बाहर अद्वैत अपनी फाइल पढ़ रहा था। राधिका की चीख सुनकर उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा कि राधिका को करंट लग गया है या वह बहुत बुरी तरह से गिर गई है। उसने बिना एक पल सोचे बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई। राधिका, क्या हुआ? अद्वैत ने जोर से दरवाज़ा पीटा। अंदर से सिर्फ राधिका के कराहने की आवाज़ आ रही थी। अद्वैत से और इंतजार नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा झटके से खुल गया। अद्वैत अंदर घुसा और उसके कदम वहीं जम गए। उसकी सांसें गले में अटक गई। राधिका शावर के नीचे फर्श पर बैठी दर्द से कराह रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे और शरीर से फिसल रही थी। उस पल के लिए अद्वैत की नज़रें राधिका के उस फुसरत से तरासे गए बदन पर ठहर गई। उसने राधिका को हमेशा अजीब और ढीले ढाले कपड़ों में ही देखा था, लेकिन इस वक्त पानी में भीगी हुई राधिका को देखकर अद्वैत का दिमाग जैसे सून पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गई और वह बस हैरान सा उसे देखता रह गया। राधिका ने जब अद्वैत को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसकी दर्द भरी चीख एक दूसरी ही चीख में बदल गई। आंखें बंद कीजिए, बेशरम कहीं के! आप अंदर कैसे आ गए? आंखें बंद कीजिए तुरंत! राधिका ने घबरा कर अपने हाथों से खुद को छिपाने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाया। अद्वैत जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आया। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह अपनी जगह पर पीछे मुड़ गया। तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था? मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है। अद्वैत ने आंखें बंद किए हुए ही हकलाते हुए सफाई दी। तो क्या आप बिना पूछे घुस आएंगे? मेरा पैर मुड़ गया है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वहीं खड़ी रहिए, मेरी तरफ मत देखिए और मुझे तौलिया दीजिए। राधिका दर्द और शर्म से लाल होते हुए बोली। अद्वैत ने आंखें बंद रखे रखे ही दीवार टटोल कर स्टैंड से एक बड़ा सा तौलिया निकाला और पीछे की तरफ हाथ करके राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने किसी तरह खुद को तौलिए में लपेटा, लेकिन उसके टखने में इतना दर्द था कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ।
मेरे पैर में बहुत तेज मोच आई है। राधिका की आवाज़ में अब दर्द के कारण रोने जैसा स्वर आ गया था। अद्विक ने बिना अपनी आंखें खोले गहरी सांस ली और पीछे मुड़ा। उसने अंदाजा लगाकर राधिका को बाहों में उठाया। राधिका ने घबराहट में अद्विक के गले में अपनी बाहें डाल दी। अद्विक ने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। अद्विक जब उसे गोद में उठाकर बाहर ला रहा था तो राधिका ने अद्विक के चेहरे को इतने करीब से देखा। अद्विक की आंखें कसकर बंद थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। राधिका को पहली बार महसूस हुआ कि यह कड़क और घमंडी सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना भी बुरा नहीं है। उसकी तेज धड़कनें राधिका अपने सीने में महसूस कर सकती थी। उस पल के लिए दर्द के बावजूद राधिका को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। अद्विक ने राधिका को बहुत ही सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और तुरंत पीछे मुड़ गया। तुम कपड़े पहन लो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। अद्विक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राधिका बिस्तर पर बैठी अपने धड़कते दिल पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ देखती रही। डॉक्टर ने आकर राधिका के पैर में पट्टी बांध दी थी और उसे आराम करने की सलाह दी थी। रात के 11 बज चुके थे। अद्विक बहुत थका हुआ था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सुकून की नींद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे कल ऑफिस में एक बहुत बड़ी डील फाइनल करनी थी और उसे पूरी नींद चाहिए थी। लेकिन राधिका कहाँ आसानी से सोने देने वाली थी। दिन भर की उस शर्मिंदगी और आकर्षण को भुलाने के लिए उसके दिमाग में अब अपनी उस झल्ली वाली खुरापात ने जन्म ले लिया था। उसे अद्विक को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। अद्विक की आंख अभी लगी ही थी कि राधिका की कराहने की आवाज़ आई। अद्विक, ओ अद्विक, सुनिए ना। अद्विक ने झटके से आंखें खोली। क्या हुआ? दर्द बढ़ गया क्या? नहीं, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। प्लीज़ वो टेबल से पानी की बोतल पकड़ा दीजिए ना, मेरा पैर तो हिल भी नहीं रहा। राधिका ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अद्विक ने गहरी सांस ली, रजाई से बाहर निकला, पानी की बोतल खोली और उसे दी। राधिका ने 2 घूंट पानी पिया और बोतल वापस दे दी। अद्विक फिर से सो गया। ठीक 20 मिनट बाद अद्विक, वो अद्विक बंसल। अद्विक ने दांत पिसते हुए पूछा। अब क्या है राधिका? ये एसी बहुत तेज़ है, मुझे ठंड लग रही है और डॉक्टर ने कहा था ना कि पैर को गर्म रखना है। आप एसी का तापमान थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। अद्विक ने बिना कुछ कहे रिमोट उठाया और तापमान बढ़ा दिया। वह फिर लेट गया। आधे घंटे बाद अद्विक, मुझे नींद नहीं आ रही है। यह तकिया बहुत ऊंचा है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। आप प्लीज़ मुझे वो दूसरा वाला छोटा तकिया दे देंगे। अद्विक झटके से बिस्तर पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद और गुस्सा दोनों भरे थे। राधिका, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो ना? तुम्हें पता है कल मेरा कितना ज़रूरी दिन है। अरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या जानबूझकर बाथरूम में गिरी थी? अब चोट लगी है तो तकलीफ़ तो होगी ही ना। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है या आप में बस मशीन वाले पुर्जे ही फिट हैं? राधिका ने मुंह फुला कर कहा। अद्विक ने हार मानते हुए तकिया बदल दिया और अपना सिर पकड़ कर लेट गया। अगली बार जब उसने मुड़कर देखा कि राधिका फिर से क्या मांगने वाली है तो वह हैरान रह गया। राधिका गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके मुंह से हल्की हल्की खर्राटे की आवाज़ आ रही थी और वह रजाई के अंदर मज़े से सिकुड़ कर सो रही थी। उसका चेहरा नींद में इतना शांत और मासूम लग रहा था कि अद्विक उसे चाह कर भी उठा नहीं सका। अविश्वसनीय। अद्विक ने बड़बड़ाते हुए छत की तरफ देखा। उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी। वह रात के 3 बजे तक छत को घूरता रहा, राधिका को कोसता रहा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार राधिका के उस मासूम सोते हुए चेहरे पर जाकर टिक जाती थी। अगली सुबह अद्विक की आंखें लाल थीं और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था।
उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। राधिका अभी तक सो रही थी क्योंकि रात भर अद्विक को जगाने के बाद उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। तभी घर का नौकर एक चांदी की ट्रे में एक बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम सा काले और सुनहले रंग का लिफाफा लेकर आया। छोटे साहब, यह कुरियर से आया है, आपके नाम है। नौकर ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। अद्विक ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा और लिफाफे को खोला। यह एक कारपोरेट गाला का इनविटेशन कार्ड था, सिद्धार्थ सिंघानिया की कंपनी की तरफ से। अद्विक की नज़रें जैसे ही कार्ड पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गई। कार्ड पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हम सहर्ष आमंत्रित करते हैं मिस्टर एंड मिसेज अद्विक बंसल को इस खास शाम का हिस्सा बनने के लिए। अद्विक ने कार्ड को ध्यान से देखा। सिद्धार्थ उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक दुश्मन था। सिद्धार्थ कभी बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करता था और यह मिसेज बंसल को खास तौर पर बुलाने का क्या मतलब हो सकता था। तभी सीढ़ियों से राधिका की तेज आवाज़ गूंजी। वह अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए नीचे आ रही थी और उसके लंगड़ाने के बावजूद उसकी आवाज़ में कोई कमी नहीं थी। अरे अम्मा, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं खाऊंगी वह उबली हुई लौकी। तुम मुझे ज्ञान मत दो। यहाँ इन लोगों का खाना खाकर मेरे पेट में चूहे दंगल कर रहे हैं। आज तो मैं खुद छोले भटूरे मंगा कर खाऊंगी। और वो चाची को बोल देना कि मेरे मामले में पंचायत ना करे। राधिका एकदम ठेठ देहाती अंदाज में ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए डाइनिंग हॉल में आई। अद्विक ने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा। राधिका ने एक बहुत ही ढीला सा कुर्ता पहना हुआ था। बाल अस्त व्यस्त थे और उसके बात करने का तरीका किसी भी कारपोरेट पार्टी के हिसाब से एकदम उलट था। अद्विक ने वापस उस सुनहरे कार्ड की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि यह सिद्धार्थ की चाल है। सिद्धार्थ राधिका को उस हाई क्लास सोसाइटी के सामने पेश करके अद्विक की इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। सिद्धार्थ जानता था कि राधिका को एलीट क्लास के तौर तरीके नहीं आते और वह उसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। अद्विक के दिमाग में दो विचार चल रहे थे। पहला कि वह किसी भी हाल में राधिका को इस पार्टी में नहीं ले जाएगा और सिद्धार्थ की चाल को वहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन दूसरा विचार यह था कि अगर वह अकेले गया तो सिद्धार्थ मीडिया में यह खबर फैला देगा कि अद्विक बंसल अपनी पत्नी को लोगों के सामने लाने से कतराता है क्योंकि वह उनके स्तर की नहीं है। क्या घूर रहे हैं ऐसे? भू देख लिया क्या? राधिका ने फ़ोन रखते हुए अद्विक को टोक दिया। और ये हाथ में क्या है? कोई लॉटरी लग गई क्या आपकी सुबह सुबह? अद्विक ने कार्ड को धीरे से टेबल पर रख दिया। उसने राधिका की आंखों में देखा। उसे यह तो पता था कि राधिका तौर तरीके में कच्ची है, लेकिन उसने कल रात और इन कुछ दिनों में यह भी देख लिया था कि राधिका किसी से डरने वालों में से नहीं है। एक पार्टी का निमंत्रण है, अद्विक ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, और तुम्हें मेरे साथ चलना है। राधिका ने अपनी आंखें बड़ी की। पार्टी? आपके उन बोरिंग कोट पैंट वाले दोस्तों के साथ जहां लोग घास फूस खाते हैं और नकली हंसी हंसते हैं? मैं नहीं जा रही। मेरा पैर वैसे ही टूट रखा है। तुम्हें चलना होगा। यह मेरे सम्मान और मेरे बिजनेस का सवाल है। और हाँ, अद्विक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, वहाँ तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। वहाँ के लोग तुम्हारी इस बेबाकी को तमाशा बना सकते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राधिका को अद्विक का यह कोई गलती नहीं होनी चाहिए वाला हुक्म बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और एक चुनौती भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा जी, तो आप मुझे वहाँ ले जाकर यह साबित करना चाहते हैं कि मैं आपके लायक बन सकती हूँ। ठीक है मिस्टर बंसल, मैं चलूँगी आपके साथ आपकी उस बोरिंग पार्टी में, और आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा तहलका मचाऊंगी कि आपके वो सारे सूट बूट वाले दोस्त जिंदगी भर याद रखेंगे कि राधिका बंसल कौन है। अद्विक ने एक लंबी सांस ली और अपना माथा सहलाया। उसे नहीं पता था कि वह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है या सिद्धार्थ को करारा जवाब देने की सबसे बड़ी तैयारी। लेकिन एक बात तय थी, वह रात बंसल खानदान और सिद्धार्थ सिंघानिया दोनों के लिए कभी न भूलने वाली रात होने वाली थी। शाम का समय था।
और बंसल मैंसन में राधिका अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने अपनी पसंद की एक बेहद चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे रंग का भारी काम किया हुआ था, साथ में ढेर सारी चूड़ियाँ और भारी भरकम झुमके। वह खुद को देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अद्विक ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अद्विक ने अपना ब्लैक टक्सटीडो पहना हुआ था और वह एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र राधिका पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका चेहरा अजीब सा बन गया। ये क्या पहन लिया है तुमने? अद्विक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। ऐसा लग रहा जैसे तुम किसी रामलीला में हिस्सा लेने जा रही हो या कोई चलती फिरती झूमर हो। कारपोरेट पार्टी है राधिका, कोई गांव का मेला नहीं। राधिका ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या खराबी है इसमें? हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में जाती है तो वैसे ही तैयार होती है। आप ही के सूट हमेशा बोरिंग होते हैं। अद्विक ने एक गहरी सांस ली। वह राधिका के पास आया और बहुत ही सहजता से लेकिन मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका एक पल के लिए अद्विक के इस स्पर्श से चौंक गई। तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है, अद्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चुपचाप मेरे साथ चलो। इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, अद्विक उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में ले आया। मॉल की चमक दमक देखकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अद्विक उसे एक बेहद शानदार डिजाइनर शोरूम के अंदर ले गया और सीधे वीआईपी प्राइवेट लाउंज में जाकर बैठ गया। वहाँ का स्टाफ तुरंत भागता हुआ आया। गुड इवनिंग मिस्टर बंसल, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अद्विक ने राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनके लिए पार्टी वियर ड्रेसेस दिखाइए, कुछ ऐसा जो क्लासी और एलिगेंट हो। स्टाफ ने तुरंत एक से बढ़कर एक ड्रेसेस की लाइन लगा दी। राधिका खुशी से उछल पड़ी और एक एक करके कपड़े ट्राई करने लगी। सबसे पहले राधिका एक लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आई। ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अद्विक जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, उसने नज़रें उठाई और उसकी नज़रें राधिका पर ही ठहर गई। वह एक पल के लिए पलक झपकाना भूल गया। राधिका उस ड्रेस में इतनी आकर्षक लग रही थी कि अद्विक को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि पार्टी में बाकी लोग भी उसे ऐसे ही देखेंगे। नहीं, अद्विक ने तुरंत अपना गला साफ करते हुए कहा, यह बहुत छोटी है, कुछ और ट्राई करो। राधिका ने मुंह चिढ़ाया और वापस अंदर चली गई। अगली बार वह एक ब्लैक कलर की बैकलेस ड्रेस पहनकर आई। अद्विक की आंखें फिर से धोखा खा गई। वह चाह कर भी राधिका से नज़रें नहीं हटा पा रहा था, लेकिन उसका पजेसिव नेचर फिर बीच में आ गया। बिल्कुल नहीं, इसमें पीठ बहुत ज़्यादा दिख रही है, चेंज करो। ऐसे ही 3-4 ड्रेसें रिजेक्ट होने के बाद अद्विक खुद उठा और उसके एक बेहद खूबसूरत गहरे नीले मिडनाइट ब्लू रंग का गाउन चुना। यह ट्राई करो। जब राधिका वह गाउन पहनकर बाहर आई तो कमरे में जैसे शांति छा गई। वह गाउन राधिका के शरीर पर एकदम परफेक्ट फिट आ रहा था। उसमें कोई ज़्यादा चमक दमक नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही रॉयल लग रहा था। राधिका के बाल खुले थे और वह सच में किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। अद्विक उसे बस देखता ही रह गया। राधिका खुद को आईने में देखकर इतनी खुश हुई कि वह लाउंज के बीच में ही गोल गोल घूमने लगी और गाउन का घेरा हवा में उड़ने लगा। अरे वाह मिस्टर बंसल, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। मैं तो एकदम किसी परी जैसी लग रही हूँ। राधिका ने खुशी से एक छोटा सा डांस स्टेप किया। उसकी इस झल्ली और मासूम सी हरकत को देखकर अद्विक, जो हमेशा सीरियस रहता था, अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी वह असली और दिल से निकली हुई हंसी देखकर राधिका के कदम रुक गए। उसने अद्विक को पहली बार इतने खुलकर हंसते हुए देखा था। अद्विक हंसते हुए सच में बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों की नज़रें मिली और एक पल के लिए दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और अनकहा सा एहसास ठहर गया। चलो देर हो रही है, अद्विक ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे की चमक अभी भी बरकरार थी। पार्टी वेन्यू पर पहुंचते ही सारी नज़रें उन्हीं पर टिक गई। अद्विक ने कार से उतरकर राधिका के लिए दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया।
दोनों हाथों में हाथ डाले जब रेड कारपेट पर चलते हुए हॉल के अंदर दाखिल हुए तो हर कोई उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहा था। सिद्धार्थ दूर खड़ा वाइन का ग्लास पकड़े उन्हें देख रहा था। राधिका को इस शानदार अवतार में देखकर सिद्धार्थ का प्लान थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने अपनी चाल चलने का इशारा कर दिया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ के भेजे हुए हाई सोसाइटी के कुछ लोग, जिनमें 2-3 बहुत ही बनावटी और घमंडी दिखने वाली औरतें और बिजनेसमैन थे, अद्विक और राधिका के पास आ गए। हेलो अद्विक, और ये जरूर मिसेज बंसल होंगी। एक औरत ने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ कहा, सुना है आप किसी बहुत ही छोटे से गांव से आई हैं। यहाँ शहर की इस फास्ट लाइफ और कारपोरेट पार्टियों में आपको बहुत अजीब लगता होगा ना। मतलब आपको तो इन बड़े बड़े बिजनेस टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा। दूसरे आदमी ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ अद्विक, तुमने तो शायद इन्हें बिजनेस से दूर ही रखा होगा। वैसे मिसेज बंसल, क्या आपको पता है कि आपके पति की कंपनी के शेयर्स आज कितने गिरे हैं? या आपको सिर्फ घर की रसोई तक ही मतलब है? उनके इस ताने और अपमानजनक लहजे को सुनकर अद्विक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई और उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, देखिए आप लोग अपनी लिमिट। लेकिन इससे पहले कि अद्विक आगे कुछ बोलता, राधिका ने बहुत ही नरमी से अपना हाथ अद्विक के सीने पर रखा। अद्विक ने चौंक कर राधिका की तरफ देखा। राधिका ने अद्विक की आंखों में देखते हुए बहुत ही शांति से कहा, रुकिए अद्विक, मुझ पर भरोसा रखिए। राधिका की आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने अद्विक को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। राधिका वापस उन लोगों की तरफ पलटी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और तेज मुस्कान थी। जी, बिल्कुल सही सुना आपने, राधिका ने एकदम साफ और स्पष्ट लहजे में जवाब दिया। मैं गांव से हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। आप लोग यहाँ कारपोरेट पार्टियों में वाइन के ग्लास पकड़कर दूसरों को नीचा दिखाने को क्लास कहते होंगे, लेकिन हमारे गांव में हम लोगों को इज्जत देना और उनकी अहमियत समझना सीखते हैं। राधिका ने उस औरत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, और रही बात बिजनेस टर्म्स की, तो बिजनेस सिर्फ एसी कमरों में बैठकर अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द बोलने से नहीं चलता। बिजनेस चलता है ज़मीनी हकीकत से, लोगों की ज़रूरत समझने से। जिस गेहूं और अनाज के दम पर आपके 5 स्टार होटल चल रहे हैं ना, वो हमारे उसी छोटे से गांव की मिट्टी से आता है। अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो आपकी ये कारपोरेट बिल्डिंग्स एक दिन में गिर जाएंगी। फिर राधिका उस आदमी की तरफ मुड़ी जिसने शेयर्स का ताना मारा था। और सर, जहाँ तक शेयर्स गिरने की बात है, तो बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपना और अपने परिवार का साथ ना छोड़े। अद्विक को बिजनेस संभालना बहुत अच्छे से आता है और मुझे अद्विक को संभालना। इसीलिए आप हमारे शेयर्स की चिंता छोड़कर अपनी कंपनी के प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सुना है पिछले महीने से आपके क्लाइंट्स आपको छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग सन्न रह गए। उस आदमी और औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गांव से आई लड़की इतने लॉजिकल, सलीकेदार और करारे तरीके से उनकी बोलती बंद कर देगी। राधिका ने ना तो अपनी आवाज़ ऊंची की, ना ही कोई अभद्र शब्द कहा, लेकिन उसने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी थी। आसपास खड़े बाकी लोगों ने राधिका के इस आत्मविश्वास और बेबाक जवाब को सुनकर धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू कर दी। सिद्धार्थ, जो दूर से यह तमाशा देख रहा था, गुस्से से अपना वाइन ग्लास टेबल पर पटक कर वहाँ से चला गया। उसका पूरा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। अद्विक पूरी तरह से अवाक था। वह राधिका को वैसे देख रहा था जैसे आज वह किसी अजनबी से मिल रहा हो। राधिका का वह आत्मविश्वास, वह समझदारी और जिस तरह से उसने बंसल खानदान और अद्विक के सम्मान को बचाया था, उसने अद्विक का अंदर तक हिला दिया था। अद्विक ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे थोड़ा कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में राधिका के लिए एक नई इज्जत, गर्व और शायद वह एहसास था जिसे लोग प्यार कहते हैं। तुम सच में कमाल हो, अद्विक ने धीरे से राधिका के कान के पास झुक कर कहा। राधिका ने आंख मारते हुए अपनी उसी चुलबुली स्माइल के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था ना मिस्टर बंसल, मुझ पर भरोसा रखिए।
आपकी इस बोरिंग पार्टी में तहलका तो मैं ही मचाऊंगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिए और उस रात पूरे शहर की हाई सोसाइटी सिर्फ बंसल खानदान की इस नई बेबाक और समझदार बहू के ही चर्चे कर रही थी। पार्टी में उस करारे जवाब के बाद भी सिद्धार्थ शांत बैठने वालों में से नहीं था। जब उसने देखा कि राधिका ने उसके भेजे हुए लोगों की बोलती बंद कर दी है, तो उसने अपना आखिरी दांव चला। उसने एक बिकाऊ रिपोर्टर को इशारा किया। जैसे ही अद्विक और राधिका थोड़ा आगे बढ़े, वो रिपोर्टर अचानक माइक लेकर राधिका के चेहरे के सामने आ गया। मिसेज बंसल, शहर में अफवाह है कि बंसल खानदान ने आपको आपके गांव से सिर्फ इसीलिए चुना है क्योंकि आप जैसी लड़की आसानी से उनके इशारों पर नाच सकती हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी और आपने अद्विक जी से उनके पैसों के लिए शादी की है। आपका इस पर क्या कहना है? अद्विक का पारा अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। उसने रिपोर्टर का माइक झटके से पकड़ा और उसे फेंकने ही वाला था कि राधिका ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। राधिका ने रिपोर्टर को एक ठंडी लेकिन चुभने वाली मुस्कान दी। देखिए भैया, अगर मैं पैसों के लिए शादी करती तो मैं किसी ऐसे इंसान को चुनती जिसके पास पैसों के साथ साथ फालतू का टाइम भी हो। मेरे पति 24 घंटे काम करते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता होता कि उनके अकाउंट में कितने जीरो हैं। रही बात इशारों पर नाचने की, तो आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। हमारे गांव में कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले भी मेरे सामने अपना खेल बंद कर देते हैं। अद्विक ने मुझसे शादी इसीलिए नहीं की कि मैं उनके इशारों पर नाचूं, बल्कि इसीलिए की है क्योंकि उन्हें पता है कि इस पूरी नकली हाई क्लास सोसाइटी में सिर्फ मैं ही हूँ जो असली बात मुंह पर बोल सकती हूँ। अब आप अपना ये माइक लेकर किसी और से गपशप कीजिए क्योंकि हमारी प्लेट में फालतू की कंट्रोवर्सी के लिए कोई जगह नहीं है। रिपोर्टर बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक गया। आसपास के लोगों ने राधिका के इस बेबाक जवाब पर फिर से धीमी तालियां बजाई, लेकिन इतनी सारी बकवास और तानों ने राधिका का मूड पूरी तरह से खराब कर दिया था। उसके चेहरे से वह खुशी और चमक गायब हो गई थी और वह एकदम शांत हो गई। अद्विक ने राधिका का यह उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। वह जानता था कि राधिका बाहर से कितनी भी मजबूत दिखे, लेकिन इन सब चीज़ों ने उसे दुखी कर दिया था। अद्विक ने बिना किसी से कुछ कहे राधिका का हाथ पकड़ा और उसे सीधे पार्टी से बाहर ले आया। कहाँ जा रहे हैं हम? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। राधिका ने गाड़ी में बैठते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। उस घुटन भरी जगह पर अब 1 मिनट और नहीं रुकना है। तुम्हारा मूड खराब है और मेरा भी। हम कहीं और जा रहे हैं। अद्विक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कुछ ही देर में अद्विक ने गाड़ी शहर के एक बहुत ही मस्त, खुले और जीवंत से रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। यह कोई टिपिकल 5 स्टार कॉरपोरेट रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि यह हल्की हल्की रोशनी थी। सूफी म्यूजिक बज रहा था और लोग मज़े से हंस बोल रहे थे। टेबल पर बैठते ही वेटर मेन्यू लेकर आया। राधिका का मूड खराब होने पर उसे हमेशा बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। भैया, 1 लार्ज चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, 2 प्लेट चीज़ी फ्राइज, 1 वाइट सॉस पास्ता और हाँ, 1 बड़ा सा चॉकलेट थिक शेक ले आना और तीखा एकदम कड़क रखना। राधिका ने बिना मेनू देखे एक सांस में ऑर्डर दे दिया। वेटर और अद्विक दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। तुम ये सब अकेले खाओगी? राधिका, थोड़ा तो सोचो। और ये क्या तरीका है ऑर्डर देने का? थोड़ा मैनर्स में रहा करो। कम से कम पब्लिक प्लेस पर तो लोगों की तरह बिहेव करो। अद्विक ने अपनी आदत के अनुसार टोकते हुए कहा। राधिका ने गहरी सांस ली और टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर अद्विक की तरफ थोड़ा आगे झुकते हुए बोली। देखिए मिस्टर बंसल, क्या हर जगह मैनर्स और नियम कानून लगाना ज़रूरी है? इंसान का मूड पहले ही खराब है, ऊपर से आप अपने कारपोरेट वाले रूल्स लेकर बैठ गए। क्या थोड़ा सा भी चिल नहीं कर सकते आप? हमेशा रोबोट की तरह सीधे बैठे रहते हैं। खाना खाने आए हैं या कोई डील साइन करने? शांति से मुझे मेरा जंक फूड खाने दीजिए, वरना मैं टेबल यहीं पटक दूंगी। अद्विक ने हार मानते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और वेटर को ऑर्डर लाने का इशारा कर दिया। जब खाना आया तो राधिका ने सच में बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया। उसके होठों पर थोड़ा सा चॉकलेट शेक लग गया था।
जिसे देखकर अद्विक को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सीरियस कर लिया। राधिका का गुस्सा अब खाने के साथ शांत हो रहा था। उसने पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा खाते हुए अद्विक की तरफ देखा। वैसे मिस्टर बंसल, एक बात पूछूं? मैं सोच रही हूँ कि जब हमें पूरी जिंदगी एक ही छत के नीचे साथ बितानी है, तो कम से कम मैं तुम्हें थोड़ा जान तो लूँ। तुम हमेशा इतने कड़क, सीरियस और मरे मरे से क्यों रहते हो? और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें मेरी जैसी लड़की में या इस शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो तुमने शादी ही क्यों की? अद्विक ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का कप नीचे रखा। उसका चेहरा अचानक से बहुत शांत और गंभीर हो गया। उसने कुछ देर खिड़की के बाहर देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर राधिका की आंखों में देखा। तुम्हें लगता है कि मुझे शौक है ऐसा बोरिंग और कड़क बनकर रहने का? अद्विक की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, जो राधिका ने पहले कभी नहीं सुना था। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन जब पापा की अचानक मौत हुई, तो हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया था। माँ डिप्रेशन में चली गई थी और कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे रातों रात एक बच्चा छोड़कर घर का मुखिया और कंपनी का बॉस बनना पड़ा। अगर मैं सख्त नहीं बनता, अगर मैं भावनाएं दिखाता, तो लोग मुझे और मेरी कंपनी को कच्चा चबा जाते। मैंने अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर गुजार दी। अद्विक ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, और रही बात इस शादी की, तो मैंने अपनी माँ की बात आज तक कभी नहीं टाली है। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक ही खुशी बची है कि वह मेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हैं, और उन्हें तुम पसंद आ गई थी। इसीलिए मैंने बिना कोई सवाल किए यह शादी कर ली। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पैसे और ऐशो आराम दे दूंगा और अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता रहूँगा। मुझे रिश्तों में उलझना नहीं आता राधिका। राधिका के हाथ से पिज्ज़ा का टुकड़ा छूटकर प्लेट में गिर गया। उसने अद्विक को ऐसे देखा जैसे कोई नया इंसान देख रही हो। अद्विक की वो सख्त बाहरी परत के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने कभी अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी ही नहीं थी, हमेशा सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाया था। राधिका को अचानक अद्विक के लिए बहुत बुरा लगने लगा। उसका दिल भारी हो गया। मतलब, तुमने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं, कभी कोई छुट्टी नहीं ली, कभी बिना किसी वजह के दोस्तों के साथ आवारागर्दी नहीं की? राधिका की आवाज़ में बहुत नरमी आ गई थी। अद्विक ने सिर्फ हल्की सी ना में सिर हिला दिया। राधिका ने तुरंत अपने हाथ नैपकिन से पोंछे और बिल्कुल सीधे बैठ गई। बस, फैसला हो गया है। कल के लिए तुम अपनी कंपनी से छुट्टी ले रहे हो। अद्विक चौंक गया। क्या छुट्टी? पागल हो गई हो तुम? कल मुझे बहुत सारी ज़रूरी फाइल साइन करनी है, 2 बोर्ड्स मीटिंग है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग्स और तुम्हारी फाइल्स। राधिका ने जीद पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बिना एक दिन में डूब नहीं जाएगी। कल तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताओगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है। मैं तुम्हें थोड़ी सी मौज कराऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अद्विक ने अपना कड़क अंदाज वापस लाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राधिका ने बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए जिद करनी शुरू कर दी। प्लीज़ ना अद्विक, सिर्फ एक दिन। अगर तुमने कल छुट्टी नहीं ली, तो मैं घर के सारे लोगों को तुम्हारी वो नाक में उंगली डालने वाली बचपन की फ़ोटो दिखा दूंगी, जो काव्या ने मुझे दी है। अद्विक ने अपनी आंखें बड़ी की। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, 100%। राधिका ने आंख मारते हुए कहा। तो बताओ, छुट्टी ले रहे हो या मैं कल सुबह न्यूज़पेपर में वो फ़ोटो छपवा दूँ? अद्विक ने माथा पीट लिया। वह राधिका की इस बच्चों वाली जीत के आगे हार गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। ठीक है, सिर्फ एक दिन, लेकिन अगर कल तुमने कोई भी फालतू का ड्रामा किया, तो मैं सीधे ऑफिस चला जाऊंगा। ये हुई न बात।
राधिका खुशी से चहक उठी। अच्छा तुम बैठो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से हाथ धोकर आती हूँ। राधिका उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही राधिका आंखों से ओझल हुई, अद्विक के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसकी वह हल्की सी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक खतरनाक और खुखार चमक आ गई। वह अद्विक बंसल सिर्फ एक मजबूर बेटा या परेशान पति नहीं था, वह शहर का सबसे ताकतवर और खुखार बिजनेसमैन था, जिसे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सिद्धार्थ ने आज उसकी पत्नी का सरेआम अपमान करने की जो गलती की थी, उसकी कीमत उसे चुकानी ही थी। अद्विक ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने असिस्टेंट अमन को कॉल किया। हेलो बॉस, रात के 11 बजे किसी की वाट लगानी है क्या? दूसरी तरफ से अमन की बेहद फनी और फुर्तीली आवाज़ आई। अमन। अद्विक की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। सिद्धार्थ सिंघानिया, कल सुबह मार्केट खुलने से पहले मुझे उसकी कंपनी के 65% शेयर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। किसी भी कीमत पर जो भी दलाल बीच में आए उसे दोगुना पैसा दो, लेकिन मुझे कल दोपहर तक सिद्धार्थ की कंपनी बैंकरप्ट चाहिए। अमन फ़ोन पर ज़ोर से हंसा। अरे बॉस, कसम से मैं तो कब से इंतज़ार ही कर रहा था कि सिद्धार्थ के कीड़े का आप इलाज कब करेंगे। साला बहुत उड़ रहा था हवा में, पता नहीं लोगों को आपसे पंगा लेने की कौन सी चूल मच जाती है। आप बस आराम से सो जाइए। कल सुबह जब वो सिंघानिया अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठेगा तो वो कुर्सी भी बंसल ग्रुप की हो चुकी होगी। मैं अभी काम पर लगता हूँ। गुड। और हाँ, इस टेक ओवर में मेरा नाम छुप कर रहना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि बर्बाद किसने किया, लेकिन कागज़ों पर कुछ नहीं होना चाहिए। अद्विक ने कड़क आवाज़ में कहा। डन बॉस। ऐसा खेल करूँगा कि वो अपनी ही कंपनी के बाहर चाय की टपरी ढूंढता फिरेगा। अमन ने पूरे जोश में कहा। अद्विक ने फ़ोन काट दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। तभी राधिका वापस आ गई। उसके चेहरे पर वही चुलबुली मुस्कान थी। अद्विक ने अपने खुखार तेवर तुरंत हटा लिए और वापस वही शांत और संयमित अद्विक बन गया। वह कभी नहीं चाहता था कि राधिका को उसकी इस खौफनाक और ख़तरनाक ताकत का एहसास हो। चले मिस्टर बंसल, कल की हमारी मौज मस्ती की प्लानिंग भी तो करनी है। राधिका ने अपना पर्स उठाते हुए कहा। अद्विक ने हल्का सा सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि कल राधिका उसे जो भी पागलपन करवाने वाली है, उसके लिए उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही कल सुबह सिद्धार्थ सिंघानिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार था। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।